This is third lecture of the chapter kinematics for class 11 physics. So already we have discussed about what is distance. Distance is the, again I repeat, distance is the short total path traveled by body. Okay, and displacement is the shortest path traveled by body. Distance is scalar quantity, but displacement is what? Vector quantity, but both having same unit, that is meter. SI unit is standard unit is meter. And lots of numerical has been solved in previous lecture. So we have also discussed little bit about velocity. Velocity means rate of change of displacement, means change of displacement in 1 second. Meaning is change of displacement in 1 second. Unit is meter per second. And we have two type of velocity. One is uniform, other is non-uniform. Suppose if we plot the graph between displacement and time, then if I get this is the curve, then we have to put tangent. Okay, so this theta, in for this graph, everywhere theta is same. Theta means here slope. Already I told you slope, which is equal to ds by dt. It means velocity. So here theta is same, slope is same everywhere. So it is a constant terms. It is a constant term. Constant displace velocity जो है यहाँ पे everywhere velocity is what? Same. Slope is same, theta is same, तो constant. हाँ, और एक बात याद रखना, velocity तो vector quantity है. Velocity vector quantity है because it is related to what? Displacement. So velocity may be 0. So related to distance, we will get a terms that is called speed, and speed is scalar quantity. Unit is same, that is meter per second, but speed never be 0, same as distance. Similarly, velocities may be 0 because displacement may be 0. Okay, if we have displacement vector, velocity is also vector. And what is the condition of uniform velocity? What is the condition? Means आपका इक्वल टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है, मतलब वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है. मान लो एक बॉडी 2 मीटर पर सेकंड में जा रहा है, तो 2 मीटर पर सेकंड में ही रहेगा, उसका चेंज नहीं होगा. तो चेंज कौन करता है? देखो यहाँ पे मेनली आपको एक चीज यहाँ पे क्लियर होना है. जैसे बॉडी रेस्ट में है तो डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है डिस्प्लेसमेंट. ओके, जैसे मान लो कि यहाँ से 10 मीटर डिस्टेंस में एक बॉडी है, रेस्ट बॉडी है, तो आफ्टर 2 सेकेंड उसका डिस्प्लेसमेंट सेम ही है, 10 मीटर में ही है, तो डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हो रहा है, मतलब कोई वेलोसिटी नहीं है, तो दैट इज रेस्ट बॉडी. रेस्ट बॉडी का केसेस अलग होगा. यहाँ पे मेनली हम लोग एक मोशन बॉडी है, मूविंग बॉडी है. मान लो एक मूविंग बॉडी है जो कि 2 मीटर पर सेकेंड में मूव कर रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड में मूव कर रहा है. सो मान लेते हैं कि 10 सेकेंड का बाद भी उसका वेलोसिटी क्या है? सेम है. इसका मतलब है उस बॉडी का ऊपर फोर्स नहीं लगा है. फोर्स दो टाइप का लग सकता है, एक सेम डायरेक्शन, एक ऑपोजिट डायरेक्शन. सेम डायरेक्शन में लगता है तो वेलोसिटी बढ़ जाएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में लगने से वेलोसिटी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. देखो यहाँ पे स्टूडेंट को थोड़ा कंफ्यूजन होता है. एक बॉडी को स्पीड बढ़ाने के लिए भी फोर्स देना है सेम डायरेक्शन में, अगर स्पीड घटाना भी है तब भी फोर्स देना पड़ेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है. तो जब तक आप फोर्स नहीं लगाओगे किसी भी डायरेक्शन में, बॉडी का वेलोसिटी चेंज नहीं होगा. दिस इज द कंडीशन ऑफ व्हाट? यूनिफॉर्म वेलोसिटी. तो कंडीशन क्या है? ऑन ए मूविंग बॉडी if resultant force is 0, then body move with a constant velocity, means it will not change, it will not increase, it will not decrease. Okay, और उस टाइप का वेलोसिटी मिलना बहुत मुश्किल होता है रियल लाइफ में. क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन है.
फ्रिक्शन इज ए नेचुरल फोर्स जो कि मोशन का हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। सॉलिड बॉडी होगा तो उसको फ्रिक्शन बोलते हैं, लिक्विड में होगा तो विस्कोसिटी बोलते हैं, हम लोग विस्कस फोर्स बोलते हैं, गैस में होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं एयर रेजिस्टेंस। तो कोई भी बॉडी अगर मूव कर रहा है, जैसे एक बॉडी को मैंने फेंक दिया तो मोशन में है, वो मोशन बॉडी कभी भी स्टॉप नहीं होना था, स्टॉप नहीं होगा जब तक उस बॉडी का ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो बॉडी क्यों रुक जाता है? कोई बॉल को जो मैंने फेंका था वो क्यों रुक जाता है? क्योंकि उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लगा हुआ है? फ्रिक्शन फोर्स, जिसको हम लोग रिड्यूस कर सकते बट फिनिश नहीं कर सकते। इसीलिए रियल लाइफ में यूनिफॉर्म वेलोसिटी मिलना बहुत मुश्किल है। जैसे आप एक बाइक ड्राइव कर रहे हो, एक साइकिल ड्राइव कर रहे हो, एक स्पीड का बाद अगर आप एक्सेलेरेटर ब्रेक नहीं दबाया लेकिन एक्सेलेरेटर आप छोड़ दो, तब भी गाड़ी का स्पीड धीरे धीरे स्लो हो जाएगा। क्यों? फ्रिक्शन का वजह से। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन मिलना बहुत मुश्किल है। अगेन आई रिपीट, कंडीशन ऑफ यूनिफॉर्म मोशन ऑन ए मूविंग बॉडी, if the resultant force is zero, then that type of motion is called what? Uniform motion. Okay, फिर next is non-uniform. जैसे non-uniform एक मैंने ग्राफ बनाया, जैसे मान लो डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम ग्राफ ऐसा है। ओके, मैंने दो पॉइंट कंसिडर कर रहा हूँ, ये पॉइंट है और दूसरा ये पॉइंट है। मान लो ये ए पॉइंट है, बी पॉइंट है। ए पॉइंट में टेंजेंट ड्रॉ करो, मान लो ये थीटा 1 है। बी पॉइंट में टेंजेंट ड्रॉ करो, ये थीटा 2 है। देखो दोनों पॉइंट का स्लोप यानी थीटा डिफरेंट है, डिफरेंट। सो हियर स्लोप इज नॉट कांस्टेंट, तो यहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगा। यहाँ पे जो स्लोप है नॉट कांस्टेंट, नॉट कांस्टेंट, किसी भी पॉइंट में कांस्टेंट नहीं है, स्लोप कांस्टेंट नहीं है। तो आपको पूछ सकता है ए और बी पॉइंट, दोनों पॉइंट में किसका वेलोसिटी ज्यादा होगा? स्लोप किसमें ज्यादा है? थीटा 2 में स्लोप ज्यादा है, तो यहाँ पे वेलोसिटी भी क्या है? ज्यादा है। एंड दिस इज द कंडीशन ऑफ, दिस इज द एग्जांपल ऑफ अ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का अगर डेफिनेशन पूछेगा तो आपको क्या बोलना है? इफ वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज चेंज विथ टाइम, इफ वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी change with time, that is called what? Uniform velocity. Non-uniform velocity. If velocity of a body not change with time, that is called uniform velocity. और if change with time, that is called non-uniform velocity. यूनिफॉर्म का कंडीशन क्या है? मोशन बॉडी, देखो रेस्ट बॉडी नहीं होगा, मूविंग बॉडी का ऊपर अगर रिजल्टेंट फोर्स 0 है, देन बॉडी का स्पीड कभी चेंज नहीं होगा। रेस्ट बॉडी का अगर फोर्स 0 है तो रेस्ट में रहेगा, वो बात अलग है, लेकिन मूविंग बॉडी होना पड़ेगा। मूविंग बॉडी का ऊपर अगर रिजल्टेंट फोर्स 0 है, देन आपका वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। और नॉन यूनिफॉर्म का कंडीशन क्या है कि बॉडी मोशन में है और रिजल्टेंट फोर्स 0 नहीं है, या तो फोर्स सेम डायरेक्शन में लगा हुआ है या तो फोर्स अपोजिट में लगा हुआ है। सेम में लगने से वेलोसिटी बढ़ेगा, अपोजिट में लगने से वेलोसिटी क्या होगा? कम होगा। इसमें तो वेलोसिटी बढ़ रहा है, देखो बढ़ रहा है, हर एक पॉइंट में थीटा बढ़ रहा है, तो इस केस में फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? सेम होगा, मतलब पॉजिटिव फोर्स लगा हुआ है इसमें। ओके, नेक्स्ट रिगार्डिंग वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वी हैव टू डू सम न्यूमेरिकल्स। सो न्यूमेरिकल करने से पहले आपको एक मैथमेटिकल टूल सीखना है। मैं एकदम बेसिक से सिखाऊंगा, ठीक है? थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करना, डिफिकल्ट है थोड़ा सा, तब भी ट्राई करना, ठीक है? मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लेते हैं कि एक बॉडी है, एक बॉडी में मैंने एक फोर्स लगाया, कांस्टेंट फोर्स, ठीक है? फोर्स यहाँ पे कांस्टेंट है, अच्छा से समझना है। कांस्टेंट मतलब फोर्स का वैल्यू यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है। तो बॉडी यहाँ पे पहुंच गया, ए में था, बी में पहुंच गया, डिस्प्लेसमेंट है एस। तो इस केस में मैं लिख सकता हूं वर्क डन कितना हुआ? W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है? फोर्स भी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। ये फॉर्मूला वैलिड है क्योंकि
फोर्स क्या है, कांस्टेंट है। मतलब हर एक डिस्प्लेसमेंट के लिए यहाँ पे फोर्स क्या है, सेम है। बट ना, और एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो कि एक स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है, इसमें आप फोर्स लगा के ना एक्सपांशन हुआ है, इतना एक्सपांशन हुआ है। अबे स्प्रिंग को एक्सपांड करते वक्त ना स्टार्टिंग में फोर्स कम लगता है। आप स्प्रिंग एक्सपांड करके देखो, कंटिन्यूअसली एक्सपांड, धीरे धीरे फोर्स को वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो एक्सपांड ही नहीं होगा। मीन्स ड्यूरिंग एक्स एक्सपांशन, ये जो एक्स एक्सपांशन हुआ है स्प्रिंग का, ड्यूरिंग दिस एक्स एक्सपांशन द फोर्स इज नॉट कांस्टेंट, इट इज ए वेरिएबल। फोर्स इज नॉट कांस्टेंट, इट इज ए वेरिएबल, चेंज हो रहा है। तो इस केस में यानी अगर W = F × x लिखूं, वैलिड नहीं होगा। दिस इज इनवैलिड बिकॉज एवरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट और एक्सपांशन द फोर्स इज नॉट सेम। इस टाइप का कोई भी अगर फॉर्मूला मिले तो याद रखना, जैसे y = mx + c, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, यहाँ पे m कांस्टेंट है, कभी वैलिड होगा। इस टाइप का कोई भी फॉर्मूला मिले तो याद रखना, दिस फर्स्ट टर्म मस्ट बी कांस्टेंट, देन इट विल बी वैलिड। ठीक है, जैसे आपका 5 सब्जेक्ट में एग्जाम दिया, मान लो कि हर एक सब्जेक्ट में 60 मिला है, तो टोटल मार्क्स आपको होगा 5 × what, सॉरी 60 × what, 5। ये तभी होगा जब एवरी सब्जेक्ट का मार्क्स क्या है, सेम है। लेकिन हर एक सब्जेक्ट का मार्क्स अगर डिफरेंट होगा ना, तो ये फॉर्मूला आप नहीं लिख सकते हो, ये फॉर्मूला नहीं लिख सकते, तब ये मार्क्स हर एक सब्जेक्ट के लिए क्या है, डिफरेंट है। ये फॉर्मूला तभी वैलिड होगा, दिस मस्ट बी सेम फॉर एवरी सब्जेक्ट। ओके, सो लेकिन ना मैं एक काम कर सकता हूं, इसके एक जो एक्सपांशन है ना, उसको छोटा छोटा पार्ट में भाग कर दिया। एक छोटा सा एक्सपांशन को हम लोग dx बोलेंगे, एक छोटा सा एक्सपांशन के लिए फोर्स को हम लोग सेम मान सकते हैं। जैसे मान लो कि मैं किसी स्टूडेंट को, अगर मैं यहाँ पे जैसे मान लो कि 2 साल पढ़ा है, 2 साल के जब देख रहा था तो चेंजेस है, लेकिन हर एक दिन देख रहा हो तो चेंजेस को ज्यादा नहीं दिख रहा है, क्योंकि माइनर चेंजेस हम लोग कांस्टेंट मान सकते हैं। लेकिन अगर मान लो स्टूडेंट को मैंने 4 साल बाद मिला तो देख रहा बहुत चेंज होगी, क्योंकि सब चेंजेस का एक साथ मैंने पूरा मेजर चेंजेस को देखा है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे छोटा सा एक्सपांशन के लिए फोर्स हम लोग क्या मान सकते हैं, कांस्टेंट। तो छोटा सा एक्सपांशन के लिए वर्क डन लिखना है dW = F × dx। याद रखना, dx एक्सपांशन स्मॉल, dx मतलब छोटा सा एक्सपांशन के लिए फोर्स क्या है, कांस्टेंट है। तो ये dW only for dx expansion work done due to dx expansion, then only force is constant, तब वैलिड है। इस टाइप का फॉर्मूला को बोला जाता है व्हाट, डिफरेंशियल फॉर्मूला। अभी टोटल एक्सपेंशन के लिए निकालने के लिए हम लोग सब dx के लिए निकालना, दैट इज इंटीग्रेशन का फॉर्मूला भी आएगा। तो मैं 2 फॉर्मूला दे रहा हूँ, एक हो गया डिफरेंशिएशन फॉर्मूला और एक हो गया इंटीग्रेटेड फॉर्मूला। देखो डिफरेंशिएशन फॉर्मूला क्या है, जैसे एक y = आपका x⁴n है, x वेरिएबल है, x का पावर है n, पावर तो प्योर नंबर होता है, ये उतना प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे dy/dx, डिफरेंशिएट फॉर्मूला है, dy/dx होगा dx⁴n/dx। याद रखना ये वैल्यू क्या होना है, सेम होना है, ठीक है, सेम होना है। तो इसको फॉर्मूला का बाद आएगा n, पावर जो सामने आ जाता है x एज इट इज से n-1। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको अभी के लिए याद रखो, फिर धीरे धीरे समझ में आएगा। ठीक है, डिफरेंशिएशन में जो भी पावर्स वो सामने आ जाता है और पावर से एक कम हो जाता है। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन करा, जैसे मान लो कि आपका y = आपको दिया हुआ है x², तो dy/dx क्या होगा, मतलब छोटा सा x का चेंजेस में y का चेंजेस कितना है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ y रेस्पेक्ट टू x,
कितना है, कितना हो जाएगा 2x, 2 सामने आ जाएगा, 2 - 1 एक्चुअली ये था, एक ही बात है 2x। समझ में आया? तो अब एक क्वेश्चन कराते हैं, डिफरेंशिएशन हो गया थोड़ा सा आइडिया, हाँ, फिर इंटीग्रेशन बाद में मतलब जब जरूरत होगा तब आएंगे, थोड़ा थोड़ा करके सिखा के जाऊंगा। सबको दिया हुआ है, क्वेश्चन है गिवन s = t², s = t² और डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है t², मतलब डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, मतलब इक्वल टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। अब टाइम 1 सेकेंड पुट करो, डिस्प्लेसमेंट भी 1 होगा, 2 सेकेंड पुट करो, डिस्प्लेसमेंट 4 हो जाएगा, 3 सेकेंड पुट करो, डिस्प्लेसमेंट आपको हो जाएगा 3 9 हो जाएगा। तो ग्राफ ऐसा हो रहा है, ग्राफ देखो ऐसे जा रहा है, ग्राफ वगैरह आपको समझ में आ रहा है, टी और एस पे ग्राफ पुट करो, अलग अलग टाइम पुट करो, डिस्प्लेसमेंट देखो ऐसा आ रहा है, मतलब हर एक पॉइंट में स्लोप क्या है, बढ़ रहा है, तो वेलोसिटी क्या हो रहा है, यहाँ पे ज्यादा हो रहा है। तो वेलोसिटी निकालना है आपका 2 सेकेंड में। फाइंड, क्वेश्चन अभी दिया है, फाइंड वेलोसिटी एट t = 2 सेकेंड। तो पहले तो हम लोग निकालना है कि ds/dt, ds/dt तो वेलोसिटी है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन में बताया था ds/dt स्लोप जो है, तो क्या होगा आपका t²/dt, ये और ये सेम होना है, हाँ, तो ये डिफरेंशिएट करने से क्या होगा 2t, सो t का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2 दिया है, तो कितना हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब 3 पुट करो, 6 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, मतलब हर एक में वेलोसिटी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, वेलोसिटी बढ़ रहा है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन देखो बुक से मिलेगा थोड़ा बहुत, लेकिन एंट्रेंस का बुक अगर है तो वहां पे बहुत सारा क्वेश्चन मिल जाएगा, तो धीरे धीरे आप सॉल्व करते रहो। सो होमवर्क, s = t³ - 6t², फाइंड वेलोसिटी एट t = 2 सेकेंड। पहले इसको डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएट समझ में आ गया, अब तोड़ के करना, यहाँ पे मैं डिफरेंशिएट कर ही देता हूँ, हाँ, ds/dt = क्या हो जाएगा, यहाँ पर होगा 3t², पावर सामने आ जाएगा, पावर से कम हो जाएगा, माइनस ये सामने आ जाएगा 12t मीटर पर सेकेंड। अभी इसमें 3 पुट करो टाइम, तब मिलेगा आपको वेलोसिटी। फिर दूसरा क्वेश्चन है s = t³ - 6t², सेम चीज दिया हुआ है, फाइंड द टाइम व्हेन द बॉडी डूइंग रेस्ट। देखो बॉडी रेस्ट में है ना, मोशन में है ना, उसको जानने के लिए सिर्फ वेलोसिटी निकालना पड़ेगा आपको, डिस्प्लेसमेंट से मालूम नहीं चलता है, तो उसको डिफरेंशिएट करो, तो डिफरेंशिएट करके आपको ये इक्वेशन ही मिलेगा, इसको डिफरेंशिएट करने से, तो वेलोसिटी को 0 कर दो, मतलब ये इक्वेशन को 0 कर दो। फिर आपको ऐसा क्वेश्चन तो सॉल्व करना आता है ना, मैथ में सीखा है कि एक वेरिएबल वाला इक्वेशन को सॉल्व करो, टाइम मिल जाएगा। फिर ये है s = 3t² + 4t - 9 +9, एक्चुअली मीटर होगा, हाँ मीटर, सब में मीटर 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 मीटर। फाइंड वेलोसिटी एट 2 सेकेंड, ये भी इजी है, सॉल्व करके भेजो। ठीक है, मेनली ना पूरा दिमाग लगाना है, फीलिंग लाना है आपको, जब तक नहीं समझ में आएगा ना हायर सेकेंडरी में कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, एक बार सीख जाओ, आपको भूलने का चांसेस नहीं है, लेकिन आधा अधूरा नहीं, पूरा दिल लगा के आपको पढ़ना है। दिल से जब तक नहीं पढ़ोगे तो नहीं होगा, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना है, उसको पूरा समझ के प्रैक्टिस करना है। ओके फाइन, नेक्स्ट मैं स्टार्ट करूँगा एक्सेलरेशन में, फिर थोड़ा न्यूमेरिकल कराऊंगा। ठीक है, तो जैसे डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करने से वेलोसिटी मिलता है, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करने से एक्सेलरेशन मिलेगा, ऐसे रिलेशन मिलेगा। फिर हम लोग वापस आएंगे तो इंटीग्रेट होगा, इंटीग्रेट करना होगा, फिर इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट बताऊंगा। वैरायटी टाइप का ग्राफ पढ़ना है, ये मैकेनिक्स में ना आपको जितना हो सके ना ग्राफिकल पार्ट को भी क्लियर करना है।